नमस्कार, मैं हूं दीपशिखा और आप देख रहे हैं जनता टीवी। रुक करेंगे बड़ी खबरों का फटाफट अंदाज में। बंगाल में नजदीक आते विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। सत्ताधारी टीएमसी और बीजेपी के साथ सभी पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। आपको बता दें कि 27 मार्च को राज्य के अंदर पहले चरण की वोटिंग होगी। बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज बंगाल के पुरुलिया में रैली को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। इसके बाद 20 मार्च को मिदनापुर और 21 मार्च को बांकुरा में रैली करेंगे। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी घमासान जारी है और इसी कड़ी में झारग्राम रैली के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी कोरोना वैक्सीन को बंगाल में मुफ्त में लगाने का ऐलान किया। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए यह भी कहा कि नरेंद्र मोदी ने चुनाव के दौरान सत्ता में आने पर बिहार के लोगों का मुफ्त कोरोना टीकाकरण करने का वादा किया था, लेकिन उन्होंने टीके उपलब्ध नहीं कराए। राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर से केंद्र सरकार पर आरोप लगाया और कहा है कि बंगाल को केंद्र से वैक्सीन नहीं मिल रही है। रैली में ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी सबसे बड़ी धोखेबाज है जो देश को बर्बाद करने में लगी है। मैंने केंद्र सरकार से वैक्सीन भेजने के लिए कहा है, लेकिन वैक्सीन नहीं भेजी गई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी के घोषणा पत्र को जारी किया। मुख्यमंत्री ने अपने 10 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि 100 दिनों के काम में बंगाल देश में नंबर 1 है। ममता बनर्जी ने कहा कि टीएमसी सरकार ने जो भी काम किया है उसकी पूरी दुनिया ने तारीफ की है। 47 लाख परिवार को नल का पानी पहुंचाया गया है। राज्य में 1.5 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया गया है। ममता बनर्जी ने दावा किया है कि हम बेरोजगारी को कम करेंगे, 1 साल के 5 लाख जॉब के अवसर तैयार करेंगे। ममता ने कहा कि राज्य में 10 लाख एमएसएमई यूनिट्स लगाए जाएंगे। टीएमसी प्रमुख ने कहा कि सामान्य जाति पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में 200 सीट जीतने का दावा करने वाली बीजेपी ने बगावत शुरू कर दी है। उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी होने के बाद से कोलकाता के साथ पूरे प्रदेश में पार्टी के कार्यकर्ताओं में नाराजगी बढ़ चुकी है। कार्यकर्ता सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों को टिकट देने से नाराज हैं। विरोध काबू करने के लिए बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष के साथ अन्य नेताओं को दिल्ली बुलाया गया है, जहां पार्टी हाईकमान ने उम्मीदवारों को लेकर चर्चा की। सत्रह अप्रैल को सभी जगह पर उपचुनाव के लिए वोटिंग होगी और 15 दिन बाद यानी कि 2 मई को नतीजे घोषित किए जाएंगे। बता दें कि 2 मई को ही 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के नतीजे भी घोषित किए जाएंगे। एंटीलिया केस में बढ़ती जांच के बीच उद्धव सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह का तबादला कर दिया गया है। उनकी जगह अब हेमंत नागराले मुंबई पुलिस कमिश्नर का पद संभालेंगे। पद संभालने के बाद से हेमंत नागराले ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में जो कुछ हुआ है उससे मुंबई पुलिस की छवि बेहद खराब हुई है। हम इसे फिर से बहाल करेंगे। इस समय मुंबई पुलिस मुश्किल दौर से गुजर रही है। पुलिस पर सवाल खड़े हुए हैं। एंटीलिया केस में एनआईए का कहना है कि इतनी बड़ी साजिश सिर्फ एक शख्स नहीं कर सकता। एनआईए को शक है कि इस साजिश में और भी लोग शामिल हैं और इसी को लेकर सचिन वाजे से भी एनआईए लगातार पूछताछ कर रहा है। सचिन वाजे की गिरफ्तारी के बाद से हुई जांच और पूछताछ का पूरा रिकॉर्ड एनआईए न केवल आधिकारिक दस्तावेजों में रिकॉर्ड कर रही है, बल्कि वीडियो रिकॉर्डिंग के जरिए भी रिकॉर्ड किया जा रहा है। सचिन वाजे एनआईए की पूछताछ में ये तो कबूल कर चुके हैं कि वो इस साजिश का एक हिस्सा है, लेकिन उनके साथ इस साजिश में कौन कौन से वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं, उनकी भूमिका के बारे में सचिन वाजे ने चुप्पी साधी हुई है।
एनआईए के मुताबिक सचिन वाजे ने इस घटना के पीछे अपना मकसद बताया है कि वो 16 साल सस्पेंड रहने के दौरान अपने खोए हुए नाम को वापस लाना चाहते थे और ये वारदात उसने नाम कमाने के लिए की थी। हालांकि एनआईए इस जवाब से संतुष्ट नहीं है। एंटीलिया केस में घिरे मुंबई पुलिस के अफसर सचिन वाजे को लेकर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य सरकार पर निशान साधा है। उन्होंने सवाल किया है कि वाजे का रिकॉर्ड खराब था तो फिर उन्हें बहाल क्यों किया गया। देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि सीआईयू मुंबई क्राइम ब्रांच की सबसे अहम यूनिट है। सचिन वाजे को एपीआई होने के बावजूद इसका चीफ बना दिया गया। मनसुख हीरेन की मौत के मामले में एटीएस भी उस तरह जांच नहीं कर रही है जैसी होनी चाहिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ रावत की ओर से महिलाओं के पहनावे पर दिए गए बयान से विवाद बढ़ चुका है। दरअसल तीरथ रावत ने महिलाओं की फटी जीन्स पहनने को लेकर टिप्पणी करते हुए कहा था कि कैसे संस्कार हैं, इसे समाज में क्या संदेश जाएगा। महिलाओं की फटी जीन्स पहनावे वाले बयान के बाद से शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी और टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा समेत कई महिला सांसदों ने टीएमसी तीरथ रावत पर निशाना साधा। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने लिखा कि सीएम साहब राज्य चलाते हो और दिमाग फटे दिखते हैं। तीरथ सिंह रावत के बयान पर शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने ट्विटर पर लिखा कि देश की संस्कृति और संस्कार पर उन लोगों से फर्क पड़ता है जो महिलाओं और उनके कपड़ों को जज करते हैं। उन्होंने सीएम तीरथ रावत को सोच बदलने की सलाह दी। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 112वें दिन भी जारी है। किसानों की मांग है कि सरकार तीनों कृषि कानून रद्द करे, एमएसपी पर कानून लाए। टीकरी बॉर्डर धरना स्थल पर किसानों की तरफ से निर्माण को लेकर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। इसको लेकर किसानों ने रोष व्यक्त करते हुए प्रशासनिक अमले का घेराव किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से 3 नए कृषि कानून को वापस लेने की वकालत की। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि ना डरेंगे ना झुकेंगे, अत्याचार का सामना सत्याग्रह से करेंगे। अगले साल तक भारत के पास खुद का काउंटर ड्रोन होगा जो पूरी तरह से मेक इन इंडिया की कॉन्सेप्ट पर आधारित होगा। इसका निर्माण काउंटर टेररिज्म पर काम करने वाले डॉक्टर निशाकांत ओझा की देखरेख में चल रहा है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में वायुसेना का MiG-21 बायसन एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया है। इस हादसे में वायुसेना के एक ग्रुप कैप्टन आशीष गुप्ता शहीद हुए हैं। यह हादसा उस वक्त हुआ जब एयरक्राफ्ट कॉम्बैट ट्रेनिंग के लिए टेक ऑफ कर रहा था। वायुसेना ने इस हादसे की वजह जानने के लिए जांच बिठा दी है। आपको बताते चले कि इससे पहले 5 जनवरी को राजस्थान के सूरतगढ़ एयरबेस पर भी MiG-21 बायसन क्रैश हुआ। हालांकि इस हादसे में पायलट को सुरक्षित निकाल लिया गया था। कोरोना का खौफ एक बार फिर से देश में बढ़ने लगा है। महाराष्ट्र, पंजाब, केरल जैसे राज्यों में कोरोना के केस सबसे ज्यादा सामने आ रहे हैं। देश के 70 जिलों में कोरोना के मामले 150% से ज्यादा बढ़ चुके हैं। देश में सबसे ज्यादा कोरोना के मामले महाराष्ट्र से सामने आए हैं। इसको देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने कई इलाकों में लॉकडाउन किया है। इसके साथ ही राज्य में कोरोना को लेकर 31 मार्च तक के लिए नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं। महाराष्ट्र सरकार ने गाइडलाइंस जारी करते हुए सभी कार्यालयों को 31 मार्च तक 50% कर्मचारियों की क्षमता में काम करने के लिए कहा है। इसके साथ ही बाकी कर्मचारियों को घर से काम करने की सलाह दी है। गुजरात में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने अगले 31 मार्च तक अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत और राजकोट में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू करने का फैसला किया है। महाराष्ट्र, गुजरात के बाद से अब मध्य प्रदेश सरकार ने भी कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए भोपाल और इंदौर के साथ 10 शहरों में नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया। सभी जगह पर अगले आदेश तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। मध्य प्रदेश में नाइट कर्फ्यू के दौरान केवल आवश्यक सेवाएं अस्पताल, हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड आने जाने की अनुमति दी गई है। वहीं सामूहिक कार्यक्रमों में 100 से ज्यादा लोगों को आने की अनुमति नहीं होगी। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का आज आखिरी दिन है। सत्र के आखिरी दिन सदन की कार्रवाई प्रश्नकाल के साथ शुरू हुई। इसमें विधायकों ने अपने क्षेत्र के मुद्दे उठाए और सरकार से विकास कार्यों को लेकर स्टेटस रिपोर्ट मांगी। प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायक किरण चौधरी ने सदन में बीपीएल को लेकर सवाल पूछा। उन्होंने सदन में सरकार से पूछा कि क्या बीपीएल के मानदंडों को
संशोधित करने का कोई विचार है? बीपीएल पर सदन में पूछे सवाल पर उन्होंने कहा। किरण चौधरी के सवालों का उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि बीपीएल परिवार के किसी सदस्य की वार्षिक आय सीमा दिसंबर 2019 में 1,20,000 से बढ़ाकर 1,80,000 रुपए की गई है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि आय सीमा बढ़ाने के अलावा हमारा बीपीएल मानदंडों में संशोधन का कोई विचार नहीं है और इसी सीमा के तहत सभी बीपीएल योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। दुष्यंत चौटाला के जवाब पर कांग्रेस विधायक किरण चौधरी ने पूछा कि क्या बीपीएल परिवारों में 1,80,000 रुपए से ज्यादा आय होती है तो क्या उस परिवार को बीपीएल की श्रेणी से हटा दिया जाएगा? किरण चौधरी के सवाल पर दुष्यंत चौटाला ने कहा कि पहले 1,20,000 की सीमा थी, इससे ज्यादा आय होने पर बीपीएल श्रेणी खत्म हो जाती थी और यही पैमाना आज भी बरकरार है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि किरण चौधरी की आज भी वही सोच है जो पिछले 60 साल से कांग्रेस की रही है, लेकिन मौजूदा सरकार गरीब परिवारों का विकास कर उनकी आर्थिक स्थिति सुधारना चाहती है। सदन में कांग्रेस विधायक भारत भूषण बत्रा ने पूछा कि कोरोना काल के दौरान 1 फरवरी 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक कितनी अवैध कॉलोनी विकसित हुई और इनके खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई की गई। भारत भूषण बत्रा के सवालों का कैबिनेट मंत्री जेपी दलाल ने जवाब दिया और कहा कि कोविड काल में 510 अवैध कॉलोनी विकसित की गई। टीसीपी विभाग की ओर से 502 कॉलोनियों के करीब 2,139 एकड़ इलाके में तोड़फोड़ की गई। विधायक राव दान सिंह ने सदन में पूछा कि शिक्षा मंत्री बताया कि महेंद्रगढ़ में किसान मॉडल स्कूल की इमारत का निर्माण अगर किया गया है तो उसमें कक्षाएं कब आरंभ होने की संभावना है। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि किसान मॉडल स्कूल योजना कम नामांकन की वजह से बंद की गई है, इसीलिए भवन का प्रयोग सरकारी विद्यालय के संचालन के लिए किया जाएगा। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि किसान मॉडल स्कूल सरकार की योजनाएं थी, पंचायत जमीन देगी ये भी कहा गया था, लेकिन केवल 6 पंचायतों ने जमीन दी। 38 करोड़ के फंड की जरूरत थी, मंजूर लेकिन 6 करोड़ फंड आया। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि किसान मॉडल स्कूल में कम नामांकन के कारण योजना बंद की गई। ये भी कहा कि 23 संस्कृति मॉडल शुरू किए गए थे जिसे सरकार ने बढ़ाया है। हरियाणा विधानसभा में एपीएमसी एक्ट को लेकर विधायकों की कमेटी का गठन किया गया। कमेटी से कांग्रेस विधायक किरण चौधरी और बीबी बत्रा ने इस्तीफा दे दिया है। और जनता टीवी से बातचीत में कांग्रेस नेता किरण चौधरी ने कहा कि किसानों के साथ ज्यादती हो रही है। सीएम कहते हैं कि कानून रद्द नहीं होंगे, अब ऐसे में कमेटी का कोई औचित्य नहीं है। बता दें कि एपीएमसी कानून में संशोधन को लेकर हरियाणा विधानसभा में विधायकों की कमेटी का गठन किया गया, लेकिन 5 सदस्यों वाली कमेटी में 2 कांग्रेस के थे जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इस कमेटी को बजट सत्र के दौरान ही अपने सुझाव देने थे। हरियाणा कांग्रेस प्रभारी विवेक बंसल ने जनता टीवी से खास बातचीत की। इस मौके पर उन्होंने किसान आंदोलन के साथ कई मुद्दों पर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन चरम पर है, सॉल्यूशन निकलना चाहिए। विवेक बंसल ने कहा कि किसान आंदोलित है और अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। बंसल ने कहा कि हरियाणा के बजट सत्र में कांग्रेस ने विपक्ष के नाते किसानों को समर्थन किया और लोकतंत्र में सभी के पास अधिकार है। विवेक बंसल बोले कि कांग्रेस ने बजट सत्र में अविश्वास प्रस्ताव के जरिए अपना स्ट्रेंथ क्लियर किया है। कांग्रेस किसानों के साथ है। कांग्रेस विधायक धर्म सिंह छक्कर के घर पर हुई छापेमारी पर उन्होंने कहा कि सरकार बदले की राजनीति कर रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमार सैलजा ने सिरसा के कांग्रेस भवन में कार्यकर्ताओं की मीटिंग की। सैलजा ने कालका और एलनाबाद उपचुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश भी दिए। मीडिया से बातचीत करते हुए कुमार सैलजा ने कहा कि दोनों उपचुनावों को लेकर कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है और साथ ही ये भी कहा कि उपचुनाव में किसी भी नेता और कार्यकर्ता की गुटबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मौके पर उन्होंने सरकार पर भी निशाना साधा। हरियाणा में एक बार फिर से ईडी और आयकर विभाग ने बड़ा एक्शन लिया। दरअसल ईडी और आयकर विभाग ने पानीपत की समालखा विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक धर्म सिंह छोकर के घर, पेट्रोल पंप के साथ कई ठिकानों पर रेड की।
हरियाणा सरकार में शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि प्रदेश में नया शैक्षणिक सत्र 1 मई से शुरू होगा। कोरोना के चलते शैक्षणिक सत्र देरी से शुरू हुआ, इसी के चलते शिक्षा विभाग ने सारी तैयारियां जबकि पूरी कर ली है। हरियाणा शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लेते हुए प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि कम छात्रों वाले स्कूलों को मर्ज किया जाए। विभाग ने 25 से कम छात्रों वाले स्कूलों की जानकारी मांगी है। शिक्षा विभाग के आदेश के मुताबिक 1 किलोमीटर के दायरे में स्कूल मर्ज किए जा सकते हैं। अब प्रदेश में 1057 प्राइमरी और मिडिल स्कूल बंद होंगे। आपको बता दें कि हरियाणा में 25 से कम छात्रों वाले 743 प्राथमिक स्कूल बंद होंगे। कम विद्यार्थियों वाले 314 मिडिल स्कूल भी बंद होंगे। इसके साथ ही स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों को दूसरे स्कूल में ट्रांसफर किया जाएगा। दंगल गर्ल गीता और बबीता फोगाट की ममेरी बहन ने खुदकुशी कर ली है। जानकारी के मुताबिक वो कुश्ती के फाइनल मुकाबले में मिली हार को बर्दाश्त नहीं कर सकी और सोमवार की रात अपने फूफा महावीर फोगाट के गांव बलाले स्थित मकान में फंदा लगाकर जान दे दी। और पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद से शव परिजनों को सौंप दिया। मृतिका का अंतिम संस्कार उसके पैतृक गांव राजस्थान के झुंझुनू जिले के जैतपुर में किया गया। आपको बता दें कि मृतिका अपने फूफा पहलवान महावीर फोगाट की एकेडमी में पिछले 5 साल से प्रशिक्षण ले रही थी। अंबाला में पुलिस अवैध शराब का कारोबार करने वाले तस्करों पर शिकंजा कसने के लिए पूरी तरह से अलर्ट है। पुलिस और एक्साइज विभाग ने शराब तस्करी करने वालों पर अलग अलग जगह छापेमारी की। बताया जा रहा है कि एक्साइज विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर गांव मठौंडा में एक अवैध शराब तस्कर को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही आरोपी तस्कर से अवैध शराब भी बरामद की गई। यमुनानगर में पुराने विवाद को लेकर 2 ज्वेलर्स आपस में भिड़ गए। दोनों ज्वेलर्स ने एक दूसरे के साथ जमकर मारपीट की। पूरी घटना ज्वेलरी शॉप में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। पीड़ित ज्वेलर के अनुसार पिछले 20 सालों से उनकी कोहिनूर ज्वेलर के नाम से ज्वेलरी शॉप है और इसके साथ ही 4 साल पहले खुली ज्वेलरी शॉप के लोग बेवजह झगड़ा करते थे। फिलहाल इस मामले की शिकायत पुलिस को दे दी गई है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। सिरसा में सीएम फ्लाइंग की टीम और खाद्य एवं सुरक्षा विभाग की ओर से शहर के बाजार सहित 3 अलग अलग जगह पर छापेमारी की गई। टीम ने मावा, दूध, पनीर और दही जैसी चीजों के सैंपल लिए जांच के लिए भेजे। आगरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है। गुड़गांव से पश्चिम बंगाल जा रही एक प्राइवेट बस खंदौली थाना क्षेत्र के पास अनियंत्रित होकर पलट गई। इस सड़क हादसे में तकरीबन 30 लोग घायल हुए हैं। इस हादसे के बाद से घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनमें से 14 की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि इस बस में करीब 100 से ज्यादा सवारियां बैठी हुई थी। यूपी सरकार अब इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने जा रही है। इसकी शुरुआत राजधानी लखनऊ से की गई है। आपको बता दें कि लखनऊ की सड़कों पर जल्द इलेक्ट्रिक बसेस दौड़ती हुई नजर आएंगी। राज्य सरकार ने लखनऊ की सड़कों पर 40 इलेक्ट्रिक बसें उतारी हैं। फर्रुखाबाद में पुलिसकर्मियों ने तिराहे पर चेकिंग के दौरान एक कार के साथ 500 लीटर स्प्रिट यानी कि 18 जरी क्रेन स्प्रिट बरामद की है और इसके साथ ही 1000 ढक्कन, 3 मोबाइल फोन्स बरामद किए। वाराणसी के बीएचयू के छात्रों ने सिंह द्वार बंद किया है। आपको बता दें कि बाहरी व्यक्तियों ने छात्रों पर बंदूक दिखाकर धमकी दी और छात्रों पर बंदूक भी तानी। लखनऊ के सिमराम गांव में 2 दबंगों ने एक युवक को भीड़ के सामने जमकर पिटाई की। इसके बाद से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया। पुलिस का कहना है कि ये एक रंजिश थी। फतेहपुर में बिंदकी नगर की ललौली चौराहे पर एसडीएम प्रियंका ने कस्बे से शराब की दुकानों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान स्टॉक रजिस्टर भी चेक किया गया। हाथरस के सिकंदरा राऊ इलाके की कासगंज रोड नहर में गाड़ी अनियंत्रित होकर गिर गई। हादसे में 4 महिलाओं के साथ 10 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है।
महोबा के मोहारी ग्राम में पति ने अपनी पत्नी पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। फिलहाल घायल महिला का अस्पताल में इलाज चल रहा है। बुलंदशहर के खानपुर क्षेत्र में अधिवक्ता पवित्र पाल पर जानलेवा हमला किया गया। शादी समारोह से घर लौटते समय किसी ने जानलेवा हमला किया। पवित्र पाल ने भाजपा नेता जीतू प्रधान और उनके 5 से ज्यादा गुर्गों पर आरोप लगाया है। कानपुर के नौबस्ता क्षेत्र में कुछ दबंगों ने छात्र को बेरहमी से पिटाई की। छात्र को बेल्ट से जमकर पीटा गया। पिटाई का वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया। आजमगढ़ जिले के दीदारगंज क्षेत्र के सोंगा पुलिया के समीप पुलिस की संयुक्त टीम के साथ बदमाशों की मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में गोली लगने से 25,000 रुपए का इनामी बदमाश घायल हो गया, जबकि दूसरा बदमाश पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। बाराबंकी के मानपुर डेहुआ गांव में खेत में पानी लगाने की बात को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। इस हादसे में 70 साल के बुजुर्ग के सिर में चोट आने की वजह से मौत हो गई। घटना के बाद से आरोपी मौके से फरार है। फर्रुखाबाद के कायमगंज कोतवाली में संदिग्ध परिस्थितियों में बच्चों को गोली लग गई। दरअसल दुकान खाली कराने को लेकर दुकान मालिक और किराएदार के बीच हुई मारपीट और फायरिंग में बच्चों को गोली लगने से बच्चा घायल हो गया। बहराइच के राम गांव में खेत में मटर तोड़ने गए 2 लोग करंट की चपेट में आ गए। मौके पर ही लड़के की मौत हो गई। लड़की को गंभीर रूप से घायल पाया गया, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। खेत के चारों ओर लगाए गए तार में विद्युत करंट जोड़ा गया था, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। चलिए फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला लगातार बना रहेगा।